किसी भी संख्या को 22/7 से गुणा किया जाता है तो जो अंतिम परिणाम निकलता है वो अक्सर 11 का एक गुणज यानी मल्टीपल होता है। ओहो। इसलिए बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले पेपर में अक्सर सही विकल्प वही संख्या होती है जो 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। लेकिन रुकिए, यहाँ एक संदेह पैदा होता है। क्या हो अगर किसी वृत्त की त्रिज्या में 7 का कोई गुणज हो, जैसे 7, 14 या 21? क्या वो त्रिज्या फॉर्मूले में मौजूद 22/7 के नीचे वाले 7 को काट कर इस पूरी ट्रिक को खराब नहीं कर देगी? ये एक बहुत ही शानदार और तार्किक सवाल है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए त्रिज्या 7 है और हमें क्षेत्रफल निकालना है। सूत्र के अनुसार हम 22/7 को 7 और फिर एक और 7 से गुणा करेंगे। तो नीचे वाला 7 एक 7 को काट देगा। बिल्कुल। लेकिन ध्यान दें, ऊपर मौजूद 22 अभी भी पूरी तरह सुरक्षित है। चूंकि 22 को किसी संख्या ने नहीं काटा, इसलिए अंतिम उत्तर में 11 का गुणज होना तय है। अरे वाह, ये ट्रिक तो वाकई एक ब्रह्मास्त्र है। मान लीजिए कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल में है, घड़ी की सुई तेजी से भाग रही है और लंबी कैलकुलेशन करने का समय बिल्कुल नहीं बचा है। ऐसे में घबराने की बजाय बस चारों विकल्पों को उठाकर उनमें 11 से भाग देकर देखना है। हाँ, अगर विकल्प 132, 140 और 150 हैं, तो सीधा दिख रहा है कि 132 ही 11 से कटेगा। बिना पूरी गणना किए सही उत्तर तक पहुंचना कितना आसान हो गया। ये एक बहुत ही स्मार्ट अप्रोच है। ये साबित करता है कि संख्याओं की प्रकृति को समझकर कठिन लगने वाले सवालों को भी कुछ ही सेकंड में हल किया जा सकता है। हालांकि गणित में सिर्फ ट्रिक्स के भरोसे रहना खतरनाक हो सकता है। बेसिक्स की गहरी समझ होना भी उतना ही आवश्यक है। एकदम सहमत हूं। तो चलिए बेसिक से ही शुरुआत करते हैं। 2D क्षेत्र मिति में सबसे पहले आयत यानी रेक्टेंगल का सामना होता है। हम सब जानते हैं कि आयत एक सामान्य कमरे के फर्श जैसा होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। बिल्कुल, लंबाई और चौड़ाई। इसके क्षेत्रफल और परिमाप के नियम तो बहुत सीधे हैं। क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई और परिमाप है दोनों के जोड़ का 2 गुना। लेकिन परीक्षा में एक सवाल हमेशा परेशान करता है, वो है उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ी की लंबाई का सवाल। उसमें कौन सा लॉजिक लगता है? वो सबसे लंबी छड़ी असल में आयत का विकर्ण होती है, डायगोनल, जो एक कोने से उसके ठीक विपरीत दूसरे कोने तक जाती है। इसे रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ सीधा पाइथागोरस प्रमेय काम आता है। वो कैसे? अगर कोई उस आयत को उसके विकर्ण से 2 हिस्सों में बांट दे, तो 2 समकोण त्रिभुज बन जाते हैं। इसलिए उस विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए बस लंबाई के वर्ग और चौड़ाई के वर्ग को जोड़कर उसका वर्गमूल निकालना होता है। मतलब ये सिर्फ एक समकोण त्रिभुज का कर्ण निकालने जैसा ही है। ये स्पष्टीकरण इसे बहुत आसान बना देता है। अब आयत के बाद बात करते हैं उसके परफेक्शनिस्ट चचेरे भाई की, वर्ग यानी स्क्वायर की। वर्ग की चारों भुजाएं एक समान होती हैं और इसका परिमाप 4 गुणा भुजा होता है। विकर्ण होता है भुजा गुणा √2। और क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा का वर्ग कर दिया जाता है। लेकिन हमारे स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प शॉर्टकट की तरफ इशारा किया गया है। अक्सर परीक्षक जानबूझकर वर्ग की भुजा नहीं देते, बल्कि सीधा विकर्ण दे देते हैं। वहां कौन सा स्मार्ट तरीका अपनाया जा सकता है? यहीं पर कई छात्र अपना समय बर्बाद कर देते हैं। एक सामान्य तरीका यह होगा कि पहले विकर्ण वाले सूत्र से भुजा निकाली जाए और फिर उस भुजा का वर्ग करके क्षेत्रफल निकाला जाए। इसमें दोहरी मेहनत है। तो स्मार्ट तरीका क्या है? स्मार्ट तरीका यह है कि एक सीधा सूत्र इस्तेमाल किया जाए। क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण के वर्ग का आधा, d²/2। इसे थोड़ा और सरल भाषा में समझते हैं हम। मतलब अगर किसी प्रश्न में विकर्ण की लंबाई 10 दी गई है, तो पहले 10 का वर्ग किया जाए, जो 100 होगा। हाँ, और फिर बस उसका आधा कर दिया जाए, यानी क्षेत्रफल सीधा 50 आ गया। बिना भुजा निकाले इतना सटीक जवाब। लेकिन इसके पीछे का ज्यामितीय तर्क क्या है? ये काम कैसे करता है? इसका ज्यामितीय तर्क बहुत ही खूबसूरत है। असल में हर वर्ग एक समचतुर्भुज भी होता है। हाँ,
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का नियम ये है कि दोनों विकर्णों को गुणा करके आधा कर दिया जाए। अच्छा, और चूंकि वर्ग के दोनों विकर्ण बिल्कुल बराबर होते हैं। बिल्कुल, इसलिए यह सूत्र खुद ब खुद विकर्ण के वर्ग का आधा बन जाता है। गणित में हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। ये सच में एक आहा मोमेंट है। चलिए अब उन आकृतियों की दुनिया में चलते हैं जहां हमारी वो 11 वाली मैजिक ट्रिक सबसे ज्यादा कारगर होती है, वृत्त यानी सर्कल। वृत्त के फॉर्मूले काफी परिचित होते हैं। हाँ, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालना तो सीधा सीधा काम है। क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या का वर्ग करके पाई से गुणा करना है और परिधि के लिए त्रिज्या को दुगना करके पाई से गुणा करना है। लेकिन जो असली जाल परीक्षक बिछाते हैं वो अर्धवृत्त के मामले में होता है। ये ज्यामिति के सबसे आम और खतरनाक ट्रैप्स में से एक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो बहुत सीधा है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा कर दीजिए। बिल्कुल। लेकिन जब बात परिमाप की आती है, पेरीमीटर के, तो बहुत से लोग बस पूरे वृत्त की परिधि का आधा कर देते हैं और सोचते हैं कि काम हो गया। और यही वो बिंदु है जहां गलती होती है, क्योंकि परिमाप का सीधा सा अर्थ है किसी भी आकृति की पूरी बाहरी सीमा। अगर किसी पूरे वृत्त को बीच से आधा काट दिया जाए तो ऊपर का घुमावदार हिस्सा तो मिल जाता है जो कि पूरी परिधि का आधा है। सही कहा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उस कटाई की वजह से नीचे एक नई एकदम सीधी रेखा भी तो बन जाती है। हाँ, वह नई सीधी रेखा असल में उस वृत्त का व्यास होती है जो त्रिज्या की दोगुनी होती है। इसलिए अर्धवृत्त की पूरी बाहरी सीमा या परिमाप निकालने के लिए सिर्फ उस घुमावदार हिस्से को मापना काफी नहीं है। बल्कि उसमें नीचे की उस सीधी रेखा को भी जोड़ना पड़ता है। एकदम सही। इसे अगर सूत्र की भाषा में बिना उलझे कहा जाए तो घुमावदार हिस्से के लिए पाई गुणा त्रिज्या ली जाती है और उसमें नीचे की सीधी रेखा यानी 2 बार त्रिज्या को जोड़ दिया जाता है। सटीक तौर पर। और अगर इसे और आसान करना हो तो त्रिज्या को बाहर निकालकर ब्रैकेट में पाई+2 रखा जा सकता है। r ब्रैकेट में पाई+2। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो विजुअलाइजेशन की अहमियत को दर्शाता है। अगर सिर्फ फॉर्मूले रटे जाएं तो ऐसी गलतियां होना स्वाभाविक है। सही बात है। विजुअलाइजेशन के बिना ज्यामिति अधूरी है। चलिए अब गोल आकृतियों के दायरे से बाहर निकलते हैं और त्रिभुज की दुनिया का दरवाजा खोलते हैं। सामान्य तौर पर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार और ऊंचाई को गुणा करके आधा कर दिया जाता है। हाँ, हाफ बेस इनटू हाइट। ये स्कूल के शुरुआती दिनों से ही सिखाया जाता है। लेकिन कई बार परीक्षा में ऐसा त्रिभुज दे दिया जाता है जिसकी सिर्फ 3 भुजाएं दीन होती हैं और ऊंचाई का कोई नामो निशान नहीं होता। ऐसे में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति के लिए प्राचीन ग्रीक गणितज्ञ हीरोन ने एक शानदार उपाय दिया था जिसे आज हम हीरोन का सूत्र कहते हैं। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो प्राचीन काल में जब इंजीनियरों या भूमि मापने वालों को किसी असमान खेत का क्षेत्रफल निकालना होता था जहां ऊंचाई मापना संभव नहीं था, तब ये तकनीक इजाद की गई थी। ये एक तरह का गणितीय ब्रह्मास्त्र है। लेकिन ये काम कैसे करता है? इसके सूत्र को अगर हम बिना अक्षरों की भूल भुलैया में गए समझें तो इसका तार्किक क्रम क्या है? इसका क्रम बहुत ही व्यवस्थित है। इसके 2 मुख्य चरण हैं। पहले चरण में त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़कर उसका आधा कर लिया जाता है। इसे अर्ध परिमाप या सेमी पेरीमीटर कहते हैं। यह एक तरह से त्रिभुज का आधारभूत पैमाना बन जाता है। ठीक है। दूसरे चरण में इस अर्ध परिमाप को लेते हैं और इसमें से बारी बारी से तीनों भुजाओं को घटाते हैं। फिर इन तीनों परिणामों को और उस मूल अर्ध परिमाप को आपस में गुणा करके अंत में पूरे का वर्गमूल निकाल लिया जाता है। सुनने में शायद ये प्रक्रिया थोड़ा लंबा लगे, लेकिन जब बात बिना ऊंचाई वाले त्रिभुज की हो तो इसके अलावा कोई और ठोस विकल्प नहीं है। अब इसी से जुड़े एक और त्रिभुज की बात करते हैं जो बहुत ही परफेक्शनिस्ट है, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसकी खासियत है कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। हाँ, लेकिन इसके क्षेत्रफल और ऊंचाई के सूत्र में अचानक से एक √3 आ टपकता है। क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। ये √3 कहाँ से आता है? ये तो किसी विदेशी तत्व जैसा लगता है। ये √3 कोई जादू नहीं है, बल्कि ये भी पाइथागोरस प्रमेय का ही एक सीधा परिणाम है।
अगर कोई समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से नीचे के आधार पर एक सीधी लंबवत रेखा खींचे तो वो त्रिभुज दो बराबर समकोण त्रिभुजों में बढ़ जाता है। और क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज का हर कोण 60 डिग्री का होता है, तो जब हम उसे बीच से काटते हैं तो वो 30, 60, 90 डिग्री वाला एक विशेष समकोण त्रिभुज बन जाता है। बिल्कुल। और जब उस नए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाता है तो लंब यानी ऊंचाई निकालने की प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से वर्गमूल 3 उत्पन्न हो जाता है। ओहो। इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सीधे तौर पर भुजा के वर्ग को √3/4 से गुणा करके निकाला जा सकता है। यह इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि गणित में कोई भी संख्या बिना ठोस कारण के प्रकट नहीं होती। बहुत खूब। अब तक हमने आयत, वर्ग, वृत्त और त्रिभुज को डिकोड कर लिया है। अब हमारे सफर के अंतिम और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण पड़ाव की बारी है, चतुर्भुज का परिवार। इस परिवार में आयत और वर्ग के अलावा कुछ ऐसे बहरूपीय भी मौजूद हैं जो दिखते तो परिचित हैं, लेकिन उनके गुण एकदम अलग होते हैं। ज्यामिति के ये बहरूपीय सच में बहुत दिलचस्प है। इनमें सबसे पहला नाम आता है समांतर चतुर्भुज का, जिसे पैरेललोग्राम कहते हैं। इसे मैं हमेशा एक धक्का खाया हुआ आयत की तरह सोचता हूँ। मान लीजिए एक सीधा साधा आयत खड़ा था और किसी ने उसे ऊपर से एक तरफ थोड़ा धक्का दे दिया, जिससे वो तिरछा हो गया। उसकी आमने सामने की भुजाएं अभी भी बराबर और समानांतर हैं, लेकिन उसके कोण अब 90 डिग्री के में ही रहे। ये एक बहुत ही सटीक और विजुअल उपमा है, और चूंकि ये मूल रूप से एक आयत ही है जिसे तिरछा कर दिया गया है, इसके क्षेत्रफल का तर्क भी आयत जैसा ही रहता है। आयत में हम लंबाई को चौड़ाई से गुणा करते थे या हम आधार को उसकी ऊंचाई से गुणा करते हैं। लेकिन यहाँ एक कैच है ना? ऊंचाई का मतलब वो तिरछी वाली भुजा नहीं है। एकदम सही। यही वो गलती है जो अक्सर लोग करते हैं। ऊंचाई हमेशा आधार से 90 डिग्री के कोण पर मापी गई एकदम सीधी लंबवत दूरी होनी चाहिए, न कि चतुर्भुज की तिरछी भुजा। और दूसरा बहरूपिया है समचतुर्भुज यानी रोम्बस। अगर समानांतर चतुर्भुज एक धक्का खाया हुआ आयत है, तो समचतुर्भुज एक धक्का खाया हुआ वर्ग है। इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन ये तिरछा होता है। समचतुर्भुज की असली ताकत उसकी भुजाओं में नहीं, बल्कि उसके विकर्णों में छिपी होती है। इसके विकर्ण एक दूसरे को बिल्कुल बीचों बीच, और वो भी 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? इसका क्षेत्रफल निकालना बहुत ही सीधा है। बस इसके दोनों विकर्णों की लंबाई को आपस में गुणा कीजिए और उसका आधा कर दीजिए, हाफ d1 इंटू d2। ये वही लॉजिक है जिसकी चर्चा हमने वर्ग के क्षेत्रफल के समय की थी। और भुजा निकालने के लिए भी आधा गुणा √d1² + d2² का इस्तेमाल होता है। ये तो बहुत आसान हो गया। लेकिन अब चतुर्भुज परिवार के सबसे अनोखे और आखिरी सदस्य से मिलते हैं, समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपीजियम। ये किसी आयत या वर्ग का बिगड़ा हुआ रूप नहीं लगता। इसकी शक्ल अक्सर एक हैंडबैग या फिर किसी नहर के क्रॉस सेक्शन जैसी होती है। हाँ, इसकी सिर्फ 2 भुजाएं ही एक दूसरे के समानांतर होती हैं, बाकी 2 एकदम अलग दिशाओं में जा रही होती हैं। समलंब चतुर्भुज वास्तुकला और इंजीनियरिंग में बहुत महत्वपूर्ण है। छतों के डिजाइन या पानी की नहरें बनाने में इसका बहुत उपयोग होता है। इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका बहुत ही सुंदर और तार्किक है। क्योंकि इसमें आधार और ऊपर की छत दोनों की लंबाई अलग अलग होती है, तो हम क्षेत्रफल के लिए कौन सी लंबाई का इस्तेमाल करें? यही इसका सबसे शानदार हिस्सा है। चूंकि दोनों समानांतर भुजाएं असमान हैं, तो निष्पक्षता बनाए रखने के लिए हम उन दोनों का औसत निकाल लेते हैं। मान लीजिए नीचे का आधार बड़ा है और ऊपर की छत छोटी है, तो दोनों को जोड़कर आधा कर लीजिए। इससे हमें एक संतुलित लंबाई मिल जाती है। अच्छा, तो एक बार जब हमें वो औसत लंबाई मिल गई, तो हम बस उस औसत को दोनों के बीच की सीधी ऊंचाई से गुणा कर देते हैं। एक तरह से हम उस अजीबोगरीब समलंब चतुर्भुज को एक साधारण आयत में बदल रहे हैं। ये तो कमाल का लॉजिक है। बिल्कुल। औसत निकालने का मतलब ही ये है कि हमने उसे एक काल्पनिक आयत का रूप दे दिया है। गणित में जब भी कोई जटिल आकृति सामने आती है, तो उसे किसी परिचित और आसान आकृति में बदलने का प्रयास किया जाता है। तो चलिए आज के सफर को समेटते हैं।
आज हमने सिर्फ फॉर्मूले रटने की बजाय आकृतियों की असली पहचान को समझा। आयत के विकर्ण से लेकर वर्ग के उस स्मार्ट शॉर्टकट तक जो समय बचाता है। फिर हमने अर्धवृत्त के उस छिपे हुए परिमाप के फंदे को देखा, जहां सीधी रेखा को जोड़ना जरूरी होता है। और इसके साथ ही हमने ये जाना कि बिना ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का प्राचीन सूत्र कैसे काम आता है। अंत में हमने चतुर्भुजों के परिवार को डिकोड किया, जहां समांतर चतुर्भुज की सीधी ऊंचाई, समचतुर्भुज के विकर्णों का खेल और समलंब चतुर्भुज में औसत निकालने का तार्किक तरीका शामिल था। और कोई भी उस अल्टीमेट मैजिक ट्रिक को कैसे भूल सकता है, जहां पाई का मान शामिल होता है। वहां 11 से विभाज्यता का नियम कैसे एक परीक्षार्थी के लिए समय बचाने वाला ब्रह्मास्त्र बन जाता है। बिना पेन उठाए सिर्फ विकल्पों को देखकर उत्तर तक पहुंचना एक अलग ही स्तर, जिसे हम मेंशुरेशन भी कहते हैं। बिल्कुल। जब भी आयतन, क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे भारी भरकम शब्द कानों में पड़ते हैं ना, तो दिमाग में बस रटने वाले वो लंबे चौड़े फॉर्मूले घूमने लगते हैं। हाँ, एकदम ऐसा लगता है जैसे हम गणित नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि कोई कोई गुप्त कोड याद करने की कोशिश कर रहे हैं। सही कहा। और अक्सर होता यह है कि जब गणित के फॉर्मूले रटने की कोशिश की जाती है, तो दिमाग बस एक मशीन की तरह काम कर रहा होता है। लेकिन आज हमारे पास स्रोत के रूप में स्टडी टेक द्वारा तैयार की गई कुछ बेहद शानदार और विजुअल स्लाइड्स है। ये स्लाइड्स इस पूरे विषय को देखने का नजरिया ही बदल देने वाली हैं। और मुझे लगता है कि सिर्फ अक्षरों और नंबरों को याद करने के बजाय उनके पीछे का क्यों समझना हमारी सोचने की क्षमता को पूरी तरह से बदल देता है। जब ये समझ आ जाता है कि कोई फॉर्मूला कैसे बना, तो वो सिर्फ किताब का नियम नहीं रह जाता। बिल्कुल, वो हमारे आसपास की भौतिक दुनिया का एक नियम बन जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्टडी टेक ने अपने छात्रों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल संदेश दिया है, जो हमारी आज की इस चर्चा का मूल आधार है। वो संदेश है, रटने की जरूरत नहीं, लॉजिक और 3D विजुअल्स के साथ फॉर्मूले समझें और हमेशा के लिए याद रखें। ये बहुत ही सटीक बात है। स्टडी टेक की ये विजुअल स्लाइड्स बिल्कुल यही काम करती हैं। ये रटने की बजाय आकृतियों को असल में देखना और महसूस करना सिखाती हैं। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं कि कैसे ये विजुअल ट्रिक्स गणित के मुश्किल फॉर्मूलों को मजेदार बना देती हैं। बिना देर किए स्टडी टेक की पहली और सबसे अहम विजुअल ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। हाँ, जो मास्टर लॉजिक 1 पर आधारित है। स्लाइड में एक बहुत ही मजेदार और स्पष्ट विजुअल दिखाया गया है, जहां एक चमकते हुए 2D आधार यानी बेस को एक तीर के जरिए ऊपर की ओर खींचकर एक 3D आकार बनते हुए दिखाया गया है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी एक विजुअल में मास्टर लॉजिक 1 छुपा है। ये लॉजिक एक समान 3D आकृतियों का रहस्य बताता है। एक समान 3D आकृतियां मतलब जिनका बेस और टॉप बिल्कुल एक जैसा हो? बिल्कुल, कोई भी ऐसा आकार जिसका निचला और ऊपरी हिस्सा एकदम समान हो, जैसे कि एक ईंट या पानी का पाइप। इस तरह की किसी भी आकृति का आयतन या वॉल्यूम निकालने के लिए अलग-अलग फॉर्मूले रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसका आयतन हमेशा एक ही लॉजिक से निकलता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। बस इतना ही। नीचे के हिस्से का क्षेत्रफल निकालें और उसे ऊंचाई तक खींच लें। ये तो सच में बहुत ही आसान और तार्किक है। चलिए इसे घनाभ यानी क्यूबॉइड पर लागू करके देखते हैं। घनाभ का आधार एक आयत होता है ना? हाँ, एक रेक्टेंगल। और एक आयत का क्षेत्रफल निकालना तो बहुत बुनियादी बात है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मास्टर लॉजिक 1 के हिसाब से अगर इस आयताकार आधार को एक निश्चित ऊंचाई तक खींच लिया जाए, तो आयतन बन जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। एकदम सही। LBH। कोई रट्टा नहीं, बस एक सीधी सी विजुअल प्रक्रिया। लेकिन जब बात कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया या TSA की आती है, तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टडी टेक की स्लाइड इसे कैसे आसान बनाती है? स्टडी टेक की स्लाइड इसे एक कमरे के उदाहरण से समझाती है। अगर एक कमरे को देखा जाए जो कि घनाभ के आकार का होता है, तो उसमें 6 सतहें होती हैं। हाँ, फर्श, छत और 4 दीवारें। बिल्कुल। फॉर्मूले में उलझने के बजाय बस ये कल्पना करनी है कि फर्श और छत बिल्कुल एक जैसे हैं, बाईं और दाईं दीवार एक जैसी है और सामने और पीछे की दीवार एक जैसी है।
यानी 3 अलग-अलग जोड़े। तो बस फर्श का क्षेत्रफल निकालें, एक तरफ की दीवार का क्षेत्रफल निकालें और सामने की दीवार का क्षेत्रफल निकालें। तीनों को जोड़कर दुगना कर दें। यही तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसे गणितीय भाषा में लिखने पर वो 2 ब्रैकेट LB + BH + HL वाला लंबा सा फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन असल में ये सिर्फ कमरे के दीवारों, फर्श और छत को पेंट करने का गणित है। ये कमरे वाला विजुअल बहुत ही शानदार है। अच्छा, इसी गनाब की स्लाइड में एक और चीज विजुअलाइज की गई है, विकर्ण, जिसे डायगोनल कहते हैं। स्लाइड में इसे सबसे लंबी छड़ के रूप में दिखाया गया है। हाँ, और इसे समझना बहुत ही व्यावहारिक है। अगर किसी भी कमरे में कोई बहुत लंबी चीज रखनी हो, मान लीजिए एक बहुत लंबा डंडा, तो उसे सीधा नहीं रखा जा सकता। उसे हमेशा कमरे के एक निचले कोने से शुरू करके विपरीत दिशा के ऊपरी कोने तक तिरछा ही रखना पड़ता है। यही घनाभ का विकर्ण है, और इसकी लंबाई निकालने के लिए ये कल्पना करनी है कि ये एक 3D पाइथागोरस थ्योरम है। मतलब आधार की लंबाई, चौड़ाई और कमरे की ऊंचाई, तीनों के वर्गों को जोड़कर उनका वर्गमूल निकालना होता है। बिल्कुल सही। D = √L² + B² + H²। स्टडी टेक का विजुअल इस तिरछी छड़ को कमरे के आर पार जाते हुए दिखाता है, जिससे ये कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम साफ हो जाता है। और मजे की बात तो ये है कि जब इसी घनाभ की सभी भुजाएं बिल्कुल समान हो जाती हैं, तो ये एक घन यानी क्यूब बन जाता है, जैसे कि लूडो का पासा। हाँ, यहाँ आधार की लंबाई और चौड़ाई दोनों एक समान हो जाती हैं और ऊंचाई भी उन्हीं के बराबर हो जाती है। तो मास्टर लॉजिक 1 के अनुसार आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए बस भुजा को भुजा से गुणा करना है और फिर उसे उसी समान ऊंचाई से गुणा कर देना है। तो घन का आयतन सीधे तौर पर A³ बन जाता है। सब कुछ एक ही लॉजिक से जुड़ा हुआ है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए भी कोई नया फॉर्मूला नहीं है। नहीं, चूंकि घन की सभी 6 सतहें बिल्कुल एक जैसी होती हैं, तो TA से निकालने के लिए बस एक सतह का क्षेत्रफल निकालकर उसे 6 से गुणा कर देना होता है, 6A²। यहाँ ये बात और भी ज्यादा रोचक हो जाती है जब यही लॉजिक गोल आकृतियों पर लागू होता है, क्योंकि स्टडी टेक की अगली स्लाइड में यही आधार गुणा ऊंचाई वाला मास्टर लॉजिक बेलन यानी सिलेंडर पर लागू किया गया है। बिल्कुल। अब बेलन में कोई आयत या वर्ग तो होता नहीं, इसका आधार एक वृत्त या सर्कुल होता है। तो विजुअलाइजेशन के लिए एक सिक्के की कल्पना करना सबसे बेहतरीन तरीका है। एक गोल सिक्का एक वृत्त है। सही कहा। सबसे पहले उस एक सिक्के का क्षेत्रफल लेना होगा, πr²। अब मास्टर लॉजिक 1 कहता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो बस कल्पना करनी है कि उस एक सिक्के के ऊपर एक और सिक्का, फिर एक और सिक्का, ऐसे कई सारे सिक्के रखे जा रहे हैं जब तक कि वो एक ऊंचे टावर या बेलन में ना बदल जाए। और उस वृत्ताकार आधार के क्षेत्रफल को उस टावर की ऊंचाई से गुणा कर दीजिए और बेलन का आयतन तैयार है, πr²h। कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं। इस सिक्कों के ढेर वाला उदाहरण सच में कमाल का है। और स्टडी टेक में इसी स्लाइड में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने की भी एक बेहतरीन ट्रिक दी है। हाँ, आयतन के लिए सिक्के का क्षेत्रफल लिया गया था, लेकिन अगर सिर्फ बेलन की बाहरी घुमावदार दीवार का क्षेत्रफल चाहिए, जैसे किसी सूप के डिब्बे पर लगा हुआ कागज का लेबल, तो परिधि या सर्कमफेरेंस का उपयोग किया जाता है। एक सिक्के की बाहरी गोलाई को उसकी परिधि कहते हैं, 2πr। बिल्कुल। जब इस गोलाई को ऊंचाई तक खींचा जाता है, मान लीजिए ढेर सारे रबर बैंड एक के ऊपर एक रखे जा रहे हैं, तो बेलन का घुमावदार हिस्सा बन जाता है। इसलिए परिधि को ऊंचाई से गुणा करने पर कर्व्ड सरफेस एरिया निकल आता है, 2πrh। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे डिब्बे पर से लेबल को खोलकर एक चपटे आयत में बदल दिया जाए। एकदम सही। और अगर टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो उस घुमावदार हिस्से में ऊपर और नीचे के 2 वृत्तों का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए। ये तो हो गई उन आकृतियों की बात जिनका आधार और शीर्ष बिल्कुल एक जैसा होता है। लेकिन अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या हो जब कोई आकृति नीचे से तो चौड़ी हो, लेकिन ऊपर जाते जाते बिल्कुल नुकीली हो जाए? स्टडी टेक की अगली स्लाइड इसी दिलचस्प मोड़ पर ले जाती है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें, तो यहाँ काम आता है मास्टर लॉजिक 2, जिसे स्लाइड में द 1/3 रूल कहा गया है। हाँ, जो भी 3D आकृतियां नीचे से चौड़ी होती हैं और ऊपर जाकर एक बिंदु पर मिल जाती हैं,
जैसे कि एक शंकु या आइसक्रीम का कोन, उनका आयतन हमेशा अपनी मूल एक समान आकृति का बिल्कुल एक तिहाई होता है। रुकिए एक मिनट, बिल्कुल सटीक एक तिहाई? लगभग नहीं। ये कैसे मुमकिन है कि एक घुमावदार कोन बिल्कुल सटीक रूप से बेलन के एक तिहाई हिस्से के बराबर हो? ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। यही तो गणित का जादू है। अगर समान आधार और समान ऊंचाई का एक बेलनाकार बर्तन लिया जाए और उसी आकार का एक शंकु के आकार का बर्तन लिया जाए, तो उस शंकु से पानी भरकर बेलन में डालने पर बेलन को पूरा भरने में ठीक 3 बार शंकु का पानी लगेगा। न एक बूंद ज्यादा, न एक बूंद कम। बिल्कुल। इसलिए शंकु के आयतन का फॉर्मूला कुछ नया नहीं है। ये सिर्फ बेलन के आयतन का एक तिहाई हिस्सा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वाकई ये 1/3 रूल तो कमाल का है। लेकिन शंकु के विजुअल में एक और चीज है जो अक्सर परेशान करती है, तिरछी ऊंचाई, जिसे स्लैंट हाइट कहते हैं। हाँ, वो जो बाहरी सतह के साथ साथ नीचे आती है। जैसे किसी पहाड़ की चोटी से सीधे नीचे आना बनाम पहाड़ के ढलान से फिसलते हुए आना। स्टडी टेक इसे कैसे स्पष्ट करता है? अगर हम शंकु को बीच से आधा कटा हुआ विजुअलाइज करें तो हमें उसके अंदर एक समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल नजर आएगा। इस त्रिभुज का आधार शंकु की त्रिज्या है। इसकी लंबवत ऊंचाई शंकु की सीधी ऊंचाई है। और इसकी जो सबसे लंबी तिरछी लाइन है वो शंकु की तिरछी ऊंचाई यानी एल है। और जहां समकोण त्रिभुज आता है वहां मशहूर पाइथागोरस थ्योरम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यानी सी ऐसे इसी तिरछी ऊंचाई पर निर्भर करता है। पाई आर एल सीधी ऊंचाई सिर्फ आयतन निकालने के काम आती है, लेकिन बाहरी सतह को नापने के लिए हमें तिरछी ऊंचाई की ही जरूरत होती है। और टीएसए के लिए बस उस पाई आर एल में नीचे वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर जोड़ दीजिए। अब तक हमने सीधी और नुकीली आकृतियों को देखा, लेकिन प्रकृति में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली आकृति कुछ और ही है। ग्रहों से लेकर पानी की बूंद तक प्रकृति को गोल चीजें बहुत पसंद है। बात हो रही है गोला या स्फीयर की। स्टडी टेक की अगली स्लाइड में एक 3D गोले के चारों तरफ 4 वृत्तों का एक जादुई संयोजन दिखाया गया है। ये स्लाइड क्या कहना चाह रही है? ये स्लाइड इस पूरे विषय की सबसे जादुई और विजुअल ट्रिक्स में से एक को उजागर करती है। किसी भी 3D गोले का पूरा बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल बिल्कुल समान आकार वाले 4 सपाट 2D वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसे आसान भाषा में समझने के लिए स्लाइड में एक संतरे की कल्पना की गई है। हाँ, अगर उस संतरे के ठीक बीच के हिस्से के बराबर 4 गोल घेरे एक कागज पर बनाए जाएं और फिर उस संतरे का छिलका निकालकर उन चारों घेरों में भरा जाए, तो वो छिलका बिल्कुल सटीक रूप से उन चारों घेरों को पूरी तरह भर देगा। बिल्कुल। इसका मतलब है कि एक पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 सपाट वृत्तों के बराबर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। कोई जटिल गणना नहीं, बस 4 वृत्त। ये छिलके वाली बात तो दिमाग में बिल्कुल छप गई। और इसी गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। सही। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसी गोले से बनता है अर्धगोला यानी हेमिस्फेयर। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? अगर एक पूरी तरह गोल गेंद को बीच में से बिल्कुल आधा काट दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल और आयतन कैसे बदलेगा? आयतन का मामला तो बहुत सीधा है। चूंकि गोले को आधा कर दिया गया है तो आयतन भी बिल्कुल आधा हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन असली और मजेदार खेल पृष्ठीय क्षेत्रफल में होता है। हाँ, इस स्लाइड में अर्धगोले के विजुअल को बहुत ही बारीकी से समझाया गया है। जब गोले को आधा किया जाता है तो जो घुमावदार बाहरी हिस्सा बचता है वो पूरे गोले के 4 वृत्तों का आधा रह जाता है। यानी 2 वृत्तों के बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो बिल्कुल तर्कसंगत लगता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब हम उसे काटते हैं। काटने के बाद ऊपर की तरफ एक बिल्कुल नई समतल सतह बन जाती है। उसी संतरे वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। जब संतरे को बीच से काटा जाता है तो बाहर का नारंगी छिलका तो दिखता ही है, लेकिन साथ ही संतरे का अंदरूनी रसदार हिस्सा भी दिखने लगता है, जो एक बिल्कुल सपाट वृत्त की तरह होता है। इस नए ऊपर वाले गोल रसदार हिस्से का क्षेत्रफल भी एक वृत्त के बराबर होता है। ओह,
ओह, इसका मतलब है कि जब अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या टीएसए निकाला जाता है तो उस 2 वृत्त वाले घुमावदार छिलके में इस एक वृत्त वाले नए रसदार समतल हिस्से को जोड़ना पड़ता है। और नतीजा होता है 3 वृत्त 3 पाई आर स्क्वायर। ये कोई रटने वाली चीज नहीं है, बल्कि अपने दिमाग की आंखों से उस कटे हुए संतरे को देखने और समझने की चीज है। इन सभी बेहतरीन विजुअल्स और उदाहरणों के बाद स्टडी टेक की अंतिम स्लाइड आती है जिसे बहुत ही शानदार नाम दिया गया है द स्टडी टेक 3D मास्टर मैट्रिक्स। ये एक अल्टीमेट मास्टर गाइड है। इसमें घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला इन सभी 6 आकृतियों के आयतन और क्षेत्रफल के फॉर्मूलों का एक संपूर्ण और बहुत ही साफ सुथरा सारांश दिया गया है। ये स्लाइड ऐसी है कि स्टडी टेक के हर छात्र को इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना चाहिए। रिवीजन के लिए ये एक अचूक हथियार है। बिल्कुल। इससे एक अहम सवाल उठता है कि आखिर हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है। जब अलग अलग पन्नों पर लिखे दर्जनों फॉर्मूलों को बिना किसी संदर्भ के रटने की कोशिश की जाती है तो दिमाग उन्हें बहुत जल्दी भूल जाता है। हाँ, क्योंकि दिमाग को कोई कनेक्शन नहीं मिलता। एकदम सही। लेकिन जब उसी जानकारी को एक मैट्रिक्स के रूप में, एक स्पष्ट पैटर्न के रूप में देखा जाता है, जैसा कि स्टडी टेक 3D मास्टर मैट्रिक्स में दिखाया गया है, तो दिमाग उन आकृतियों के बीच के संबंधों को समझ लेता है। वह मास्टर लॉजिक और 1/3 रूल को पहचान लेता है। और एक बार जब दिमाग इन पैटर्न्स को विजुअलाइज कर लेता है तो वो इन फॉर्मूलों को हमेशा के लिए अपनी गहरी मेमोरी में सेव कर लेता है। यह मैट्रिक्स सिर्फ गणित के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह दुनिया को देखने का एक नया विजुअल नजरिया है। बिल्कुल। अब जब हमारे सुनने वाले दोस्त अगली बार कोई बेलनाकार पानी की बोतल देखेंगे तो उन्हें सिर्फ एक बोतल नहीं बल्कि सिक्कों के ढेर वाला आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई का लॉजिक नजर आएगा। और जब वे कोई आइसक्रीम का कोन खाएंगे तो उन्हें स्टडी टेक का वो 1/3 रूल और बिलन का वो सटीक 1/3 हिस्सा याद आएगा। यही तो गणित का असल जीवन में उपयोग है। यही इस पूरी चर्चा का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। आज 3D आकृतियों को सिर्फ किताबों के पन्नों से बाहर निकालकर असल दुनिया में विजुअलाइज किया गया है। अंत में चर्चा को समेटते हुए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल। आज हमने बुनियादी आकृतियों के बारे में बात की, लेकिन जरा सोचिए, आजकल की जो आधुनिक वास्तुकला है, जहां इमारतें बिल्कुल सीधी या चौकोर नहीं होती, बल्कि अजीबोगरीब, घुमावदार, मुड़ी हुई या तिरछी होती हैं, उन इमारतों के अंदर एयर कंडीशनिंग के लिए हवा का आयतन कैसे निकाला जाता है? ये तो बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इंजीनियर वहां कोई सीधा फॉर्मूला नहीं लगा सकते। वे इन्हीं मास्टर लॉजिक्स का इस्तेमाल करते हैं। वे उन अजीबोगरीब आकृतियों को छोटे छोटे 3D हिस्सों में बांटते हैं, उनके आधार और ऊंचाई को विजुलाइज करते हैं और फिर जाकर पूरी इमारत का आयतन निकालते हैं। इस विजुअल लॉजिक की असली ताकत यही है। ये जटिल से जटिल समस्या को सुलझाने की चाबी है। बिल्कुल। आप बिना किसी किताब के अपने आसपास की चीजों की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं। क्या बात है। आधुनिक इमारतों के एयर कंडीशनिंग से लेकर आइसक्रीम के कोन तक गणित को असल जिंदगी से जोड़ने का ये तरीका वाकई में अद्भुत है। उम्मीद है कि आज की इस गहन चर्चा से 3D आकृतियों के इन विजुअल रहस्यों को अच्छी तरह समझ लिया गया होगा। और अब फॉर्मूलों से डरने की या उन्हें रटने की कोई जरूरत नहीं है। बस उन्हें अपने आसपास की दुनिया में विजुअलाइज करना है। ऐसे ही वीडियो के लिए स्टडी टेक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों। एकदम समान हो, जैसे कि एक ईंट या पानी का पाइप। इस तरह की किसी भी आकृति का आयतन या वॉल्यूम निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूले रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसका आयतन हमेशा एक ही लॉजिक से निकलता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। बस इतना ही। नीचे के हिस्से का क्षेत्रफल निकालें और उसे ऊंचाई तक खींच लें। ये तो सच में बहुत ही आसान और तार्किक है। चलिए इसे घनाभ यानी क्यूबॉइड पर लागू करके देखते हैं। घनाभ का आधार एक आयत होता है ना? हाँ, एक रेक्टेंगल। और एक आयत का क्षेत्रफल निकालना तो बहुत बुनियादी बात है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मास्टर लॉजिक 1 के हिसाब से अगर इस आयताकार आधार को एक निश्चित ऊंचाई तक खींच लिया जाए
तो आयतन बन जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। एकदम सही। LBH, कोई रट्टा नहीं, बस एक सीधी सी विजुअल प्रक्रिया। लेकिन जब बात कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया या TSA की आती है तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टडी टेक की स्लाइड इसे कैसे आसान बनाती है? स्टडी टेक की स्लाइड इसे एक कमरे के उदाहरण से समझाती है। अगर एक कमरे को देखा जाए जो कि घनाभ के आकार का होता है, तो उसमें 6 सतहें होती हैं। हाँ, फर्श, छत और 4 दीवारें। बिल्कुल। फॉर्मूले में उलझने के बजाय बस ये कल्पना करनी है कि फर्श और छत बिल्कुल एक जैसे हैं। बाईं और दाईं दीवार एक जैसी है और सामने और पीछे की दीवार एक जैसी है, यानी 3 अलग-अलग जोड़े। तो बस फर्श का क्षेत्रफल निकालें, एक तरफ की दीवार का क्षेत्रफल निकालें और सामने की दीवार का क्षेत्रफल निकालें। तीनों को जोड़कर दुगना कर दें। यही तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसे गणितीय भाषा में लिखने पर वो 2 ब्रैकेट LB + BH + HL वाला लंबा सा फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन असल में ये सिर्फ कमरे के दीवारों, फर्श और छत को पेंट करने का गणित है। ये कमरे वाला विजुअल बहुत ही शानदार है। अच्छा, इसी घनाभ की स्लाइड में एक और चीज विजुअलाइज की गई है, विकर्ण, जिसे डायगोनल कहते हैं। स्लाइड में इसे सबसे लंबी छड़ के रूप में दिखाया गया है। हाँ, और इसे समझना बहुत ही व्यावहारिक है। अगर किसी भी कमरे में कोई बहुत लंबी चीज रखनी हो, मान लीजिए एक बहुत लंबा डंडा, तो उसे सीधा नहीं रखा जा सकता। उसे हमेशा कमरे के एक निचले कोने से शुरू करके विपरीत दिशा के ऊपरी कोने तक तिरछा ही रखना पड़ता है। यही घनाभ का विकर्ण है, और इसकी लंबाई निकालने के लिए ये कल्पना करनी है कि ये एक 3D पाइथागोरस थ्योरम है। मतलब आधार की लंबाई, चौड़ाई और कमरे की ऊंचाई, तीनों के वर्गों को जोड़कर उनका वर्गमूल निकालना होता है। बिल्कुल सही। D = √L² + B² + H²। स्टडी टेक का विजुअल इस तिरछी छड़ को कमरे के आर पार जाते हुए दिखाता है, जिससे ये कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम साफ हो जाता है। और मजे की बात तो ये है कि जब इसी घनाभ की सभी भुजाएं बिल्कुल समान हो जाती हैं, तो ये एक घन यानी क्यूब बन जाता है, जैसे कि लूडो का पासा। हाँ, यहाँ आधार की लंबाई और चौड़ाई दोनों एक समान हो जाती हैं और ऊंचाई भी उन्हीं के बराबर हो जाती है। तो मास्टर लॉजिक 1 के अनुसार आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए बस भुजा को भुजा से गुणा करना है और फिर उसे उसी समान ऊंचाई से गुणा कर देना है। तो घन का आयतन सीधे तौर पर A³ बन जाता है। सब कुछ एक ही लॉजिक से जुड़ा हुआ है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए भी कोई नया फॉर्मूला नहीं है। नहीं, चूंकि घन की सभी 6 सतहें बिल्कुल एक जैसी होती हैं, तो TSA निकालने के लिए बस एक सतह का क्षेत्रफल निकालकर उसे 6 से गुणा कर देना होता है, 6A²। यहाँ ये बात और भी ज्यादा रोचक हो जाती है जब यही लॉजिक गोल आकृतियों पर लागू होता है, क्योंकि स्टडी टेक की अगली स्लाइड में यही आधार गुणा ऊंचाई वाला मास्टर लॉजिक बेलन यानी सिलेंडर पर लागू किया गया है। बिल्कुल। अब बेलन में कोई आयत या वर्ग तो होता नहीं, इसका आधार एक वृत्त या सर्कुल होता है। तो विजुअलाइजेशन के लिए एक सिक्के की कल्पना करना सबसे बेहतरीन तरीका है। एक गोल सिक्का एक वृत्त है। सही कहा। सबसे पहले उस एक सिक्के का क्षेत्रफल लेना होगा, πr²। अब मास्टर लॉजिक 1 कहता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो बस कल्पना करनी है कि उस एक सिक्के के ऊपर एक और सिक्का, फिर एक और सिक्का, ऐसे कई सारे सिक्के रखे जा रहे हैं जब तक कि वो एक ऊंचे टावर या बेलन में ना बदल जाए। और उस वृत्ताकार आधार के क्षेत्रफल को उस टावर की ऊंचाई से गुणा कर दीजिए और बेलन का आयतन तैयार है, πr²h। कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं। इस सिक्कों के ढेर वाला उदाहरण सच में कमाल का है। और स्टडी टेक में इसी स्लाइड में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने की भी एक बेहतरीन ट्रिक दी है। हाँ, आयतन के लिए सिक्के का क्षेत्रफल लिया गया था, लेकिन अगर सिर्फ बेलन की बाहरी घुमावदार दीवार का क्षेत्रफल चाहिए, जैसे किसी सूप के डिब्बे पर लगा हुआ कागज का लेबल, तो परिधि या सर्कमफेरेंस का उपयोग किया जाता है। एक सिक्के की बाहरी गोलाई को उसकी परिधि कहते हैं, 2πr। बिल्कुल। जब इस गोलाई को ऊंचाई तक खींचा जाता है, मान लीजिए ढेर सारे रबर बैंड एक के ऊपर एक रखे जा रहे हैं, तो बेलन का घुमावदार हिस्सा बन जाता है। इसलिए परिधि को ऊंचाई से गुणा करने पर कर्व्ड सरफेस एरिया निकल आता है, 2πrh। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे डिब्बे पर से लेबल को खोलकर एक चपटे आयत में बदल दिया जाए। एकदम सही। और अगर टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो उस घुमावदार हिस्से में ऊपर और नीचे के 2 वृत्तों का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए। ये तो हो गई उन आकृतियों की बात जिनका आधार और शीर्ष बिल्कुल एक जैसा होता है। लेकिन अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या हो जब कोई आकृति नीचे से तो चौड़ी हो, लेकिन ऊपर जाते जाते बिल्कुल नुकीली हो जाए? स्टडी टेक की अगली स्लाइड इसी दिलचस्प मोड़ पर ले जाती है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें,
तो यहां काम आता है मास्टर लॉजिक 2। जिसे स्लाइड में द 1/3 रूल कहा गया है। हाँ, जो भी 3D आकृतियां नीचे से चौड़ी होती हैं और ऊपर जाकर एक बिंदु पर मिल जाती हैं, जैसे कि एक शंकु या आइसक्रीम का कोन, उनका आयतन हमेशा अपनी मूल एक समान आकृति का बिल्कुल 1/3 होता है। रुकिए 1 मिनट, बिल्कुल सटीक 1/3? लगभग नहीं, ये कैसे मुमकिन है कि एक घुमावदार कोन बिल्कुल सटीक रूप से बेलन के 1/3 हिस्से के बराबर हो? ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। यही तो गणित का जादू है। अगर समान आधार और समान ऊंचाई का एक बेलनाकार बर्तन लिया जाए और उसी आकार का एक शंकु के आकार का बर्तन लिया जाए, तो उस शंकु से पानी भरकर बेलन में डालने पर बेलन को पूरा भरने में ठीक 3 बार शंकु का पानी लगेगा। न एक बूंद ज्यादा, न एक बूंद कम। बिल्कुल। इसलिए शंकु के आयतन का फॉर्मूला कुछ नया नहीं है। यह सिर्फ बेलन के आयतन का 1/3 हिस्सा है, 1/3 πr² h। वाकई ये 1/3 रूल तो कमाल का है। लेकिन शंकु के विजुअल में एक और चीज है जो अक्सर परेशान करती है, तिरछी ऊंचाई, जिसे स्लैंट हाइट कहते हैं। हाँ, वो जो बाहरी सतह के साथ साथ नीचे आती है। जैसे किसी पहाड़ की चोटी से सीधे नीचे आना बनाम पहाड़ के ढलान से फिसलते हुए आना। स्टडी टेक इसे कैसे स्पष्ट करता है? अगर हम शंकु को बीच से आधा कटा हुआ विजुअलाइज करें तो हमें उसके अंदर एक समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल नजर आएगा। इस त्रिभुज का आधार शंकु की त्रिज्या है। इसकी लंबवत ऊंचाई शंकु की सीधी ऊंचाई है। और इसकी जो सबसे लंबी तिरछी लाइन है वो शंकु की तिरछी ऊंचाई यानी L है। और जहां समकोण त्रिभुज आता है वहां मशहूर पाइथागोरस थ्योरम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यानी CSA इसी तिरछी ऊंचाई पर निर्भर करता है। πRL सीधी ऊंचाई सिर्फ आयतन निकालने के काम आती है, लेकिन बाहरी सतह को नापने के लिए हमें तिरछी ऊंचाई की ही जरूरत होती है। और TSA के लिए बस उस πRL में नीचे वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल πr² जोड़ दीजिए। अब तक हमने सीधी और नुकीली आकृतियों को देखा, लेकिन प्रकृति में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली आकृति कुछ और ही है। ग्रहों से लेकर पानी की बूंद तक प्रकृति को गोल चीजें बहुत पसंद है। बात हो रही है गोला या स्फीयर की। स्टडी टेक की अगली स्लाइड में एक 3D गोले के चारों तरफ 4 वृत्तों का एक जादुई संयोजन दिखाया गया है। ये स्लाइड क्या कहना चाह रही है? ये स्लाइड इस पूरे विषय की सबसे जादुई और विजुअल ट्रिक्स में से एक को उजागर करती है। किसी भी 3D गोले का पूरा बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल बिल्कुल समान आकार वाले 4